बाजवा साहब जरा जरा ये इधर फोकस करें ना कि ये जो टास्क दिया गया है असद उमर साहब को, तो ये कोई मामला आगे चल रहा है। 8 जून की जो डेडलाइन हमारे सामने आई है, क्या इसमें आपको कोई वजन नजर आता है इस मामले में? सर अभी अभी तक चीजें जो है ना, आपको पता है सेम पेज बन भी बहुत जल्दी जाता है और उड़ भी बड़ी जल्दी जाता है। तो अभी एफर्ट्स हो रही हैं, डिफरेंट खबरें आ रही हैं, मगर देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी जल्दी ये चीजें मैच्योर होने की तरफ जा रही हैं। इसमें टाइम लगेगा, कम से कम ये वाला एनएफसी जो है वो ये इसी तरह चलेगा, अगले पे बात हो सकती है। ठीक है। ये सजाद साहब, ये जो सूबों के इख्तियारात वाली तो एक हो गई गुफ्तगू, और उन्होंने ये जो हमारे सामने मामला है कि बिलावल भुट्टो साहब को बनाया जाए वजीर आजम, और ये भी बात आप जानते हैं कि ये हुई थी कि जी आधा आधा वक्त गुजारेंगे, आधा वक्त पीपल्स पार्टी करेगी, आधा वक्त ये करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा वक्त आ गया है, तो ये उनको हाथ नहीं पकड़ा रहे। और उधर ये जरदारी साहब ने ये इधर मामला सेट कर लिया है। वो पहले थल कैनाल वाला मसला था, अब ये कराची की फेडरेशन में जाने का मसला है। तो उथल पुथल तो हो रहा ना सर मामला। माइक ऑन कीजिएगा सजा साहब। बड़े मशहूर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका एक शेर है कि जहाँ पर जलजले दीवारों बामों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। ये उथल पुथल किस ज़माने में नहीं होती पाकिस्तान में। हमने तो इन 35 सालों में यही देखा कि हर 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद एस्टैब्लिशमेंट का डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है, और वो जो जिनको वो खुद लेकर आए होते हैं उन्हीं को वो धिक्कार रहे होते हैं और एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लेकिन वो वक्त आ गया जब वो धिक्कार रहे हो। सुन तो लें, जुमला सुन। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल बाख्तियार नहीं है इस मुल्क में, उसकी भी कुछ हदूद हैं। अगर वो मुकम्मल बाख्तियार होती तो ये बेचैनी ना होती जो बेचैनी हर वक्त नजर आती है आपको, फिर चीजें सेटल्ड होती। और यही अलमिया है कि ना यहाँ पे पार्लियामेंट कभी जीत सकी है, ना जीएचक्यू जीत सका है। ये वो कश्मकश है जिसके अंदर हम और आप रहते हैं। अच्छा, पहली बार ये। दूसरी, ये जो आइडियलिज्म है ना कि वो ये हो गया वो हो गया, जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, बात होती है प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। प्रैक्टिकली सर, जनरल मुशर्रफ ने बहुत फंड लगा के नाज़म सिस्टम बनाया था, रिसर्च करवा के, पावर्स दे के, इलेक्शन करके। जर्नलों का एक ही मकसद होता है लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करने का, ताकि पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया जा सके। मेन लीडरशिप की बजाय पब्लिक तक बराह रास्त आप लोकल बॉडी के सिस्टम के तहत ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट कहते थे, ग्रास रूट जो अयूब खान की थी, जो मुशर्रफ, ताकि बीच में से सियासी पार्टियों को माइनस कर दिया जाए। ये एक ख्वाब होता है। लेकिन जब यहाँ पे उसकी हुकूमत बनी काफ लीग की, तो आपको याद होगा 3 साल ही वो नाज़म सिस्टम के पास पावर रही है। जब परवेज अलाई पंजाब का वजीर आला बन गया था, पावर दोबारा एमपीएस के पास चली गई थी। उसी निज़ाम में उसी वक्त तरमीमें होनी शुरू हो गई थी। और जब वो वजीर आला बना था, वो मियां आमर को उसने बहुत सारे तरीकों से वो तंग कर रहा था। यहाँ पे जो वाकफाने हाल हैं उनको पता है कि परवेज अलाई पसंद नहीं करते थे मियां आमर को और बाकी नाजमीन को। उनके फंड्स रोके जाते थे, 100 तरह के तरीके किए जाते। जनरल मुशर्रफ ही उस वक्त प्रेसिडेंट थे, कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं आई थी। सवाल ये है कि ये जो लोकल बॉडी और सूबाई असेंबली के इख्तियारात का मामला है, वो भी आईनी तौर पे सूबे ही तय करते हैं कि उनके सूबे में बल्दियाती ढांचा कैसा होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक कौमी असेंबली का कोई इख्तियार नहीं है, ना किसी आईनी अदालत का, कि वो आपका लोकल बॉडी सिस्टम रीमॉडल कर सके। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। सिर्फ मार्शल लॉ में हो सकता है। अगर आप नंगा चिट्टा मार्शल लॉ लगाएं, फिर आप जो मर्जी करें। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जरदारी साहब के बारे में कितनी खबरें उड़ी कि वो जा रहे हैं, उनके सीट आपने बताई थी खबर। मैंने बताया था टेंशन है, लड़ाई है। मैं वो लड़ाई की बात बता रहा हूँ। वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये लोग दावे कर रहे थे जा रहे हैं। जैसे अभी इकबाल शाह साहब कह रहे थे कि उनसे साइन नहीं करवाने थे।
तो एक सदर को माजूल करके या उसको दूसरे को बैठाने का कुछ लीगल तरीका तो रखना था ना। वो लीगल तरीका क्या रातों रात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑर्डर दे देना था कि ये कर लो? यार कोई अकल की बात भी हमें सोचनी चाहिए। सवाल ये है कि जब जरदारी साहब से बातचीत चल रही थी और वो 28वीं तरमीम के लिए तैयार नहीं थे, तो एक प्रेशर बनाया गया, आज जा रहा है, कल जा रहा है, फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है। अच्छा, लेकिन जब कुछ थोड़ी सी बात आगे चली है और कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के दो हरकारे उन्होंने जरदारी साहब की तारीफ करनी शुरू कर दी है। अगर आपने सुना होगा, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था 4 दिन पहले कि हमने जरदारी साहब को कहा बंकर में चले जाएं, उन्होंने कहा बाकी सारे चले जाएं बंकर में, मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहादुरी से कहा मैं बाहर ही रहूंगा। इसने ग्लोरीफाई किया था, मैंने किया था या आपने किया था? मोहसिन बेग वो कई इंटरव्यूज में अभी रिसेंटली 2-3 दिनों में कह चुके हैं कि जरदारी साहब यही हैं, जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे। कौन कहलवा रहा है उनसे? मसला ये है 28वीं तरमीम के ऊपर एक 8 जून से पहले जो होनी है तरमीम, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों पे पीपल्स पार्टी इनके साथ एग्री हुई है। पहली चीज़ ये कि आप कर सकते हैं एनएफसी को रीमॉडल करना है अगर, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे सूबों के जिम्मे डाल दें, और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का फंड है वो वफाक खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेंडमेंट नहीं होगी, ये एक इंतजामी तब्दीली होगी। पहली बात, यानी वफाक का प्रोजेक्ट है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो सूबों के हवाले हो रहा है, और फंड का जो उधर से फंड्स बचेंगे वो एडजस्ट कर ले। और दूसरी तरमीम क्या हो रही है उसके अलावा, जिसके लिए पीपल्स पार्टी पहले से ही तैयार है, वो ये है कि एजुकेशन और हेल्थ की पॉलिसी जो है वो वफाक के पास जानी चाहिए। हेल्थ और जो एजुकेशन है उसकी मिनिस्ट्रियां हर सूबे में हैं बाख्तियार, लेकिन उसकी पॉलिसी मेकिंग सूबों ने खुद ले ली थी 28वीं तरमीम के बाद। उसको वो अमेंड करेंगे, थोड़ा बहुत ये जो एनएफसी उसमें अमेंडमेंट होगी। और ये 6 जून से या 8 जून से पहले क्यों करना चाहते हैं? इसलिए उनकी ख्वाहिश है ताकि नए बजट में फंड्स एलोकेशन हो जाए फेडरल गवर्नमेंट को। ये एक पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल है जिसके अंदर हमने तूफान उठाया और एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हरकारे छोड़ दिए। जरदारी साहब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। जैसे अभी एक नई खबर आई है कि फेडरल गवर्नमेंट जा रही है जी बजट से पहले, बजट पास करने के। इकबाल साहब जरा बताएं, ये जो सारा नक्शा है, ये आपको क्या लगता है कि ये मामला सेट हो गया है इनका आपस में? लेकिन झगड़ा तो पड़ गया ना सर, तू मैं हो रही है। इकबाल साहब का माइक दीजिएगा। मैंने कहा सजाद अनवर साहब की जहां तक रसाई है हमारी तो नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। हमारे ज़ाहिर बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये वजह ये है कि जब ये कहते हैं कि ये तमाशा लगा हुआ है, बड़े बार बार एस्टेब्लिशमेंट 3 साल हुकूमत करने नहीं देती। लोकल गवर्नमेंट तो जब भी कभी डिक्टेटरशिप में बहाल हुई है, वही इन शरीफ आदमियों ने तो अपने इख्तियारात नहीं छोड़े। और इस वक्त भी केपीके में तो आइंदा इलेक्शन उन्होंने भी कह दिया कि नहीं करवाने। और दूसरा सिंध में सिर्फ एक सूबा है जहां इस वक्त लोकल गवर्नमेंट चल रही है। यानी मरकजियत तो ऐसी है कि मरकजियत तो ऐसी ये लेना चाहते हैं, किसी को शेयरिंग करते ही नहीं। दूसरे नंबर पर अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए भी थे नून लीग में, तो सजाद अनवर साहब को पता है एक उनका बड़ा भाई वजीर होता है, एक स्पीकर होता है, एक जिला काउंसिल का चेयरमैन होता है। और हम इंतजामिया में रहे हैं, जो गरीब आदमी है जो हो भी जाते हैं किसी गली मोहल्ले की खिदमत करके, वो बाद में तरले मिन्नतें करते हैं ऐसे, चूंकि हमारी कि यार हमें किसी चौधरी को मिलवा दो, हमारे तो किसी ने होने नहीं देना, वो काम पड़ जाएगा। भाई यहाँ कौन सी जमहूरियत को हम रोते रहते हैं? ये जो सियासतदान है, ये जो 2-3 साल बाद इनको घर भगा देते हैं, इनके पास वही कपड़े अगर होते इंडिया के सियासतदानों या वीपी सिंह की तरह, मनमोहन सिंह की तरह, मोदी हमारे दुश्मन की तरह, जैसे पहले जो लोग उनकी तरह, तो फिर पता चलता है कि इनके पास कख नहीं है। तो डर किस चीज का था? ये जब से आए हैं तो आपने देखा कि लाखों गुना परसेंटेज तो रह ही नहीं गई। ये इन्होंने जो माल इकट्ठा किया है, पूरे मुल्क का पट्टा बैठा दिया है, सारे मुल्क की इन्होंने कारपोरेट कल्चर करके सारी इंडस्ट्री अपने काबू कर ली है। कहाँ मुझे स्मॉल एंड मीडियम होती थी कारपोरेशनें, एनडीएफसी, आईडीबीपी, लोन
बैंकों के, तमाम लोन बैंकों के, कमर्शियल बैंकों को लेके उन्होंने स्टेट बैंक में रख दिए लोन लेके। लोगों को लोन मिलता नहीं, नवी इंडस्ट्री गरीब आदमी लगा नहीं सकता, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होती, तो फिर महंगाई का तो असर होएगा कि जिसको आप कैपेसिटी ऑफ परचेज कहते हैं। इनकी कोई हमायत अगर करता है सियासतदानों की तो अपने पांव पर कल्हाड़ी मारता है। ये लोग जोंकों की तरह चमड़े हुए हैं। इनसे बता पूछे कि जब आपने सफर शुरू किया था, मुझे अभी पता है 1985 जो रजा साहब की हुकूमत थी, एमएन हॉस्टल में 9 या 10 गाड़ियां खड़ी होती थी पुरानी। इस वक्त पार्किंग की जगह नहीं मिलती, लैंड क्रूजर 9 करोड़ की लेके फिर रहे हैं। ये क्या है, इन्होंने ऊपर उन्हें होन बरसता है, इनका डेवलपमेंट है वो सुबह करता है और लाइक माइंडेड को देता है। ये भी जो मसलन हमारे दोस्त हैं बाजवा साहब, इन्होंने सही बात की है, ये 147 तहसीलें हैं, तो ये जो सुथरा पंजाब में जाके पता करें किन कंपनियों के पास है। मुझे कमिश्नर साहब का टेलीफोन है, कहने लगा कुछ स्टोरी है, वो तो काम नहीं कर रहे। तो मैंने उसे समझाया, तुम्हें पता है किसका है ये ठेके, किन किन का है? हर ठेकेदार को 27, 26, 22 तहसीलें दी हुई हैं, 80 अरब 60 अरब। तो मैंने कहा चुप करके नौकरी कर। अच्छा ये है क्या, यहाँ ढूंढते फिर रहे हैं आप इन लोगों से जिन्होंने कोई चीज तो छोड़ी नहीं, ना कि जज्बात की बात है ना कुछ है। इन हालात में अगर इख्तियारात मेयर के पास चले जाते हैं, वो स्ट्रक्चर आ जाता है, सारा सेटअप इधर ही रहता है, सिर्फ ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जो ये सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें सीएम्स क्या करेंगे फिर? नहीं, कौन करेगा इम्प्लीमेंट? और सर मेरी बात है, सारी दुनिया पागल है, सारी दुनिया पागल है, तो निजाम चला रही है कि हम इसे नहीं चलता। ये आप इसमें अमेंडमेंट करें, जहां कलेक्शन होती है, ये पक्का असूल है पूरी दुनिया का, जहां कलेक्शन होती है वहां 60% आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। वजह यह है सारा घर नहीं ले जाते। इस वक्त भी मैं मिसाल दे देता हूं कि मालियाती लिहाज से हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इस वक्त पंजाब असेंबली इंडिपेंडेंट है, पुलिस इंडिपेंडेंट है, वहां तो कोई ठेकेदार नहीं जाता। वजह इसी तरह अगर कर दें कि अगर ऐसा ऑर्डिनेंस करें कि जहां कलेक्शन होगी खर्च भी वहां 60% होगा, तो कौन उसमें वजीर आला बनना चाहेगा, मुझे बताइए। नहीं तो ये काम होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? जी सजाद साहब। जी सर। सारे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो समंदर के जरिए कराची से होती है, सबसे सारा बिजनेस जो है कराची में है, तो इसका मतलब सारी जो कलेक्शन कराची से होती है वो कराची नहीं, वो हेड ऑफिस है, वो कराची हेड ऑफिस है, उनकी सारे हमारे पास है, फैक्ट्रियां तो लाहौर में है, चौनियोट में है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, कलेक्शन की बात जो आप कर रहे हैं ना, कलेक्शन तो वहां पे होती है जाके समंदर के ऊपर। तो आप ना पता है हम चीजों को जनरलाइज करते हैं। देखिए हर काम तरीके से ही होगा ना। ये तो सरकारी मुलाजिम रहे इकबाल शाह साहब, फाइल का पेट भरे बगैर तो कोई बंदा 2 पैसे की करप्शन भी नहीं कर सकता। इंसान का पेट भरे बगैर भी नहीं होता सर काम। इंसाफ सर बड़ा रिलेटिव है। जब आपका इंसाफ नहीं, मैं इंसान, आपने फाइल का पेट भरे बगैर कहा, मैंने कहा इंसान का पेट भरे बगैर भी काम नहीं होता। इंसान तो सबसे बड़ी वैल्यू इंसान की है, लेकिन इंसान कौन है? इंसान कल्ट के पीछे भाग रहे हैं, कहते हैं हमारे पेट में कुछ भी ना हो। मुल्क जो है वो तबाह होता है। सुन ले वो कहते हैं कि हमें इमरान खान चाहिए, मुल्क नहीं चाहिए। हम कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए, इमरान खान चाहिए। जब तक आपका पब्लिक, आपके लोग जो वोट करते हैं बिरयानी के ऊपर, जो वोट करते हैं एक छोटे छोटे पैटी इंटरेस्ट के लिए, और फिर आप माइक लेकर चले जाएं गली में, 1000 तरह के वो शिकवे करेंगे। और भाई जब वोट करने के लिए एक गरीब आदमी खड़ा होगा वोटिंग में, मैं खड़ा हो जाता हूँ फॉर दैट मैटर। इकबाल शाह से पूछे मुझे कितने, सिर्फ चंद 100 वोट मिलेंगे। वोट उसको मिलेंगे जिसका वह पजारो होगी, वोट उसको मिलेंगे जिसका वो सिस्टम तो है। लेकिन जरा इकोनॉमी की सूरत हाल देखें ज़मान साहब। रियलिटी, आपको रियलिटी के साथ रहते हुए सर आप देखो, आप हवाई किले तो नहीं बना सकते। नहीं हवाई किले नहीं, हमारे सामने तो ये सूरत भी है ना सजा साहब। आप जिस बात कर रहे हैं सर सॉरी मतलब ये जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो निज़ाम बनाए, निज़ाम तो कई बने हुए हैं। निज़ाम फारूक लगारी जब आया था तो उसने भी एक बलदियाती ढांचे का पूरा निज़ाम दिया था, अगर आपको याद होगा। उसने जब पार्टी बनाई थी, इमरान खान की पार्टी भी बेसिक डेमोक्रेसी के लिए सारे मंशूर में मौजूद था, पीपल्स पार्टी भी देती रही, नून लीग। कहने का क्या मतलब है कि कुछ नहीं होगा, बस भागदौड़ हो रही है। इस वक्त लड़ाई जो है ना वो एलीट में होती है, हमेशा एलीट में होती है, नीचे कुछ नहीं आता। ये है ना बात, एलीट की बात ये है कि
जब तक आपका लोअर मिडिल क्लास, देखें बदकिस्मती ये है कि हमारे गरीब आदमी एमएलए बन जाए ना, किसी वजह से पार्टी टिकट दे दे या सेनेटर बन जाए, वो सारा जमशेद दस्ती बना था ना, वो सबसे बना पहले उसने? उसको अमीर करता है, वो कहता है मैं उस क्लास में शामिल हो लूँ। सही बात है। गरीब आदमी की पॉलिटिक्स, आम आदमी की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं है, ग्रेजुअली। सजाद साहब हम जानते हैं ना 1988 के बाद कौन कौन अमीर हुआ है। जमान साहब ये असल किस्सा जो सजाद साहब ने अभी हमें टिप दी है ना, लड़ाई हो रही है एलीट में कि भाई जी हमें अब मामलात अपने इख्तियार में लेने चाहिए, ये मामला ठीक नहीं चल रहा। टैक्स की 900 रुपए की कम कलेक्शन हुई है, 900 अरब की सारी, और जीडीपी ग्रोथ रेट आप जानते हैं 1-1.5% है, कहते हैं जी 3 से ऊपर है नहीं। माशी रिपोर्ट आपके सामने है, कितनी बेरोजगारी, कितना, और फिर ऊपर से अब हमारे पास खजाने में 8 अरब डॉलर हैं टोटल जो खर्च हो सकते हैं, बाकी विंडो ड्रेसिंग व्रेसिंग छोड़ दें। इन हालात में ये एक सिचुएशन तो है ना।